आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कमबख्त इश्क भाग 19। उसे युवराज से बात करने का मन कर रहा था, लेकिन उसके पास इस वक्त फोन नहीं था। तभी फिर से खिड़की खटखटाने की आवाज आई। श्रद्धा ने गौर से सुना, फिर बेड से उतरकर अपने धीमे कदमों से खिड़की के पास चली गई। साथ ही उसके टेबल पर एक फ्लावर वास था, उसे उठा लिया। जैसे ही उसने खिड़की खोली, जल्दी से एक आदमी अंदर की तरफ कूद गया। उसने उसे मारने के लिए जैसे ही फूलदान को ऊपर उठाया, उस इंसान ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि श्रद्धा चिल्लाकर सबको उठा पाती, उस इंसान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अरे बीवी जी, शांत हो जाओ। क्यों पूरे मोहल्ले को जगाना चाहती हो इस वक्त? मैं हूँ तुम्हारा पति। श्रद्धा की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई। आप सच में यहाँ आए हैं क्या? तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो लाइट ऑन कर लो। सामने ही बोर्ड था तो उसने लाइट ऑन कर दी। उसके सामने सच में युवराज खड़ा था। श्रद्धा ने उसे बेड की तरफ धकेल कर खिड़की बंद कर दी और वापस उसके पास आकर बोली, आपने तो अभी मुझे हार्ट अटैक ही दिलवा दिया था। फिर थोड़ा गुस्सा होकर बोली, अगर आ ही रहे थे तो रात होने से पहले ही आ जाते ना, वो भी दरवाजे से। इस तरह खिड़की खटखटाना चोरों के जैसे अगर कोई जाग जाता तो, और आपको चोर समझकर पकड़कर मारने लगता, तब क्या करते? युवराज बच्चों की तरह बोला, मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा था, इसीलिए चला आया। क्या करता, घर में भी तुम्हारा ही ख्याल सताता रहता है। वैसे मुझे भी आपकी याद आ रही थी, सोचा कॉल करके बात कर लूँ, फिर याद आया कि फ़ोन ही नहीं है। युवराज ने उसके सामने एक पैक किया हुआ गिफ्ट रख दिया। श्रद्धा हैरानी से बोली, ये क्या है? खुद ही खोल कर देख लो, तुम्हारे लिए ही है। श्रद्धा ने उसे खोला तो उसके अंदर एक फ़ोन था जिसमें सब सेट किया हुआ था। युवराज ने अपने फ़ोन से उसमें कॉल किया तो स्क्रीन पर हबी फ्लैश हो रहा था। श्रद्धा बैठकर मुस्कुराती हुई बोली, ओह हबी, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि मुझे पसंद नहीं आया। फिर फ़ोन साइड में रखकर बोली, अब आ ही गए हैं तो बताइए क्या इरादा है? खिड़की से अभी ही कूदना है या सुबह का इंतज़ार करना है? अरे मेरी वाइफी, सोचा तो मैंने भी यही था कि तुम्हें ये फ़ोन देकर वापस लौट जाऊंगा, लेकिन इतनी खूबसूरत बीवी को देखकर मैंने अपना इरादा बदल लिया, क्योंकि तुमसे दूर रहना मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं है। कहकर उसने श्रद्धा को अपने करीब खींच लिया। श्रद्धा भी युवराज के सीने से लगकर उसकी बाहों के घेरे में छुप गई। दूसरी तरफ एक कमरे में वो शख्स अपने हाथों में एस अल्फ़ाबेट को कुरेद रहा था, जो उसने आज नहीं सालों पहले मशीन से गुदवाया था। तुम मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं हो सकती श्रद्धा। उसका प्यार जैसे अब पागलपन बन चुका था। साक्षी को अपने कमरे में बहुत बेचैनी सी लग रही थी, इसीलिए वो उठकर अपने कमरे से बाहर निकली ताकि टेरेस पर जाकर थोड़ा बाहर की हवा में सांस लेकर वापस आए। जहाँ से ऊपर जाने वाली सीढ़ी थी, उसके बगल वाले कमरे में ही पवन रहता था। उसके कमरे की लाइट अभी भी ऑन थी। साक्षी ने जैसे ही 2-3 कदम आगे बढ़ाया, उसे पवन की आवाज़ सुनाई दी। पवन फ़ोन पर किसी को कह रहा था, देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे उसके बारे में पल पल की खबर चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई है। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, बॉस अभी अभी मैंने उसके घर के अंदर एक लड़के को जाते देखा है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम उसे देख पाए नहीं, लेकिन मुझे जानना है कि वो कौन है, समझ गए ना? यस बॉस। दूसरी तरफ से आवाज़ आते ही फ़ोन कट कर पवन ने लाइट ऑफ कर दी। साक्षी मन में पवन के बारे में सोचने लगी, मुझे लगा ही था पवन भाई कभी नहीं सुधर सकते। इतनी आसानी से इन्होंने माफ़ी मांग ली, घड़ियाली आंसू बहाकर, और घर में सबने उसे माफ़ भी कर दिया। उल्टा ये तो श्रद्धा भाभी के ऊपर नज़र रख रहे हैं। घटिया आदमी कहीं के। मुझे युवराज भैया को इस बारे में बताना होगा, वरना इनका कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दे। युवराज भैया ही इनका इलाज कर सकते हैं। साक्षी टेरेस पर जाने की बजाय वापस अपने कमरे में लौट आई। अगली सुबह श्रद्धा उठी तो उसकी आंखों के ठीक सामने ही युवराज सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। वो मुस्कुराकर युवराज को निहारने लगी। आप सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं युवराज, किसी छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल बेफिक्र, ना कोई परेशानी ना ही किसी बात की चिंता। बस मैं आपको दिन के उजाले में भी इसी तरह देखना चाहती हूँ। वो युवराज के बिखरे बालों को और बिखराकर उसके चेहरे को तरफ झुकने लगी। उसके होंठ युवराज के गाल को छू पाते इससे पहले ही युवराज पलट गया, जिसकी वजह से दोनों के होंठ आपस में मिल गए। श्रद्धा हड़बड़ाकर उठने लगी तो युवराज ने उसका हाथ पकड़कर वापस अपने ऊपर गिरा लिया। श्रद्धा इधर उधर देखने लगी। एक तो वो शर्मीली थी, ऊपर से उसने ये तो नहीं सोचा था कि होंठ मिल जाएंगे। आप जाग रहे थे ना? यस माई वाइफी, मैं जागा हुआ था, लेकिन जैसे ही तुम्हें खुद के ऊपर झुकते हुए महसूस किया, तब सोचा देखो मेरी शर्मीली बीवी क्या करने वाली है।
लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि वो मेरी सुबह इतनी खूबसूरत कर देगी। अब मेरी बारी कहकर युवराज थोड़ा ही झुका था कि श्रद्धा ने उसके सीने पर दोनों हाथ टिकाकर उसको दूसरी तरफ कर दिया और उठते हुए बोली, आप जल्दी से जाइए यहाँ से, वरना किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। युवराज बेफिक्र होकर बोला, क्या सोचेगा? यही ना कि उनका दामाद उनकी बेटी से इतना प्यार करता है कि एक पल भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सका। श्रद्धा रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मजाक मत कीजिए, आपका तो कुछ नहीं, लेकिन मैं कितना शर्मिंदा फील करूंगी। याद है ना 3 साल पहले शादी के पहले दिन क्या हुआ था? आप तो चले गए थे, लेकिन मैं माँ की तरफ देख भी नहीं पा रही थी, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। प्लीज़ प्लीज़ जाइए इससे पहले कि कोई आए। ठीक है, जा रहा हूँ, टेंशन मत लो, वैसे सिचुएशन में दोबारा नहीं डालूंगा। कहकर युवराज जाने लगा। श्रद्धा ने दरवाज़ा खोला तो सुरभि भाभी उठ चुकी थी। अब तो धीरे धीरे सभी उठ जाएंगे, युवराज को वापस भी खिड़की से ही जाना पड़ेगा। श्रद्धा ने सोचा और युवराज को खिड़की के पास ले आई। खिड़की के बगल में पाइप था, युवराज उसको पकड़कर उतरने लगा। श्रद्धा रूम की तरफ पलटी, इतने में ही युवराज वापस ऊपर आकर श्रद्धा के गाल को किस करके दोबारा पाइप के सहारे नीचे उतरने लगा। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी शायद, जो सुरभि ने उसे जाते हुए देख लिया। वो मंद मंद मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में युवराज घर पहुंचा तो सभी हॉल में सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। विशाल जी ने उसे देखते ही पूछा, तुम रात भर कहाँ थे युवराज बेटा? नीतीश जी, हाँ युवराज, इस तरह रात भर बाहर रहना, जबकि तुम्हें पता ही होगा तुमने शादी कर ली है। अगर बहू को पता चलेगा तो क्या सोचेगी वो? पापा, वो मैं रात में अपने एक दोस्त के घर में ठहरा था। काफ़ी रात हो गई थी ना, इसीलिए उसने मुझे अपने घर में ही रोक लिया। उसने गहरी निगाह पवन के ऊपर डाली, फिर अपने कमरे में चला गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि युवराज ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन प्रीति की नज़र काफ़ी तेज़ थी। उसने देख लिया था कि युवराज की शर्ट पर उसके कॉलर के ठीक नीचे बाईं तरफ कुछ लगा हुआ था। श्रद्धा बेड को ठीक करके बाथरूम गई, फिर नहाकर वापस आकर आईने के सामने बैठी बाल संवारने लगी। वो युवराज के बारे में सोचकर अकेले में मुस्कुरा रही थी। युवराज के ख्यालों में खोई श्रद्धा को पता ही नहीं चला कि कब से उसके बगल में सुरभि चाय लेकर खड़ी हुई है। सुरभि उसे छेड़ते हुए बोली, उफ मेरी ननद जी, क्या खूब खिल उठा है आपके खूबसूरत मुखड़े पर ये नूर। लगता है आज कोई इसे निखार कर गया है। देखो चेहरे पर ये मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही। क्या है इसके पीछे का राज? उसने राज शब्द पर जोर डाला। श्रद्धा, क्या भाभी सुबह सुबह? क्या सुबह सुबह? मुझे सब पता है, युवराज बाबू आए थे ना। श्रद्धा नजरें चुराकर इधर उधर देखते हुए हकलाकर बोली, युवराज भाभी वो आए थे क्या? मुझे पता भी नहीं। अच्छा जी, मतलब आपको नहीं पता कि युवराज बाबू आए थे या नहीं? सोच लीजिए, अगर मुझे सबूत मिल गया ना तो मैं नीचे सबको बताने वाली हूँ। श्रद्धा हंसकर बोली, भाभी वो क्या बोल रही हैं, इसमें सोचना कैसा? आप ही सोचिए, अगर आए होते तो सबसे मिलकर ही जाते ना, ऐसे खिड़की से चोरों की तरह थोड़ी ना जाते। सुरभि मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसने श्रद्धा से कहा, ओह आप कह रही हैं तो सच ही होगा, शायद मैंने ही गलत देख लिया। अगर वो आते तो सबसे मिलकर ही जाते, वो कोई ना चोर थोड़े हैं कि खिड़की से आएंगे। श्रद्धा चौंक गई। क्या आपने देखा किसी को पाइप से उतरते हुए? हाँ मैंने देखा तो सही, लगता है कोई चोर था। मैं जा रही हूँ माजी पापा जी को बताने, पता नहीं उस चोर ने कोई कीमती चीज़ ना चुरा ली हो। कहकर वो श्रद्धा को चाय पकड़ाकर जल्दी में निकलने को हुई तो श्रद्धा भी जल्दी से चेयर से उठकर बोली, भाभी वो कोई चोर नहीं थे। युवराज कमरे में आकर बैठ गया। कुछ पल हुए थे उसे बैठे हुए, वो बाथरूम जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तभी वहाँ प्रीति मुस्कुराते हुए, साथ ही वंश अपने नन्हे कदमों से चलकर उसी के पास आते दिखाई पड़े। वंश प्रीति की उंगली पकड़कर चल रहा था, लेकिन अपने चाचा को देखते ही उंगली छोड़कर युवराज के पास चला आया। देवर जी, वैसे आप कौन से दोस्त के यहाँ पर रुके हुए थे? क्योंकि दक्ष संजय के घर तो आप गए नहीं थे, और अर्जुन को भी हमने कॉल करके पूछा था, उसने भी कहा था आप वहाँ पर नहीं हैं। फिर कौन से दोस्त ने आपको अपने यहाँ रोक लिया? युवराज ने वंश को गोद में उठाकर कहा, भाभी मेरा एक और दोस्त है, शायद आप उससे मिली नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं पता उसके बारे में। ओह लगता है काफ़ी गहरी दोस्ती है आप दोनों की, तभी रात में आपकी बाहों में सोए होंगे। शायद उसे लड़कियों की तरह शौक भी होंगे, है ना? वैसे तो बिंदी भी लगाते हैं क्या? प्रीति ने पूछा तो युवराज का चेहरा अजीब सा बन गया। पागल वागल हो गई हैं क्या आप? ये क्या बोल रही हैं? लड़के भला बिंदी क्यों लगाएंगे? नहीं, वो आपके शर्ट पर बिंदी चिपकी हुई है ना, इसीलिए पूछ रहे हैं। युवराज ने एक नज़र अपनी शर्ट पर डाली तो सच में कॉलर के नीचे बिंदी चिपकी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो उसकी बीवी की ही थी। उसने प्रीति की ओर देखा जो किसी को देखकर मुस्कुराया जा रही थी। युवराज झेप गया। जिस तरह से आपने सबको नीचे बताया, भले ही हर किसी ने आपकी बातों पर विश्वास कर लिया हो, लेकिन ऐसे झेप कर गए थे ना तो सबको पता चल जाएगा। युवराज ने नज़रें नीचे किए हुए कहा, भाभी वो दरअसल
कोई बात नहीं देवर जी, मैं आपसे कुछ पूछने या जानने नहीं आई थी कि आपने झूठ क्यों कहा। बस आपके शोर पर बिंदी थी, वही बताने आई थी। मानती हूँ पवन की वजह से आप टेंशन में हैं, इसीलिए चले गए होंगे। इतना कहकर प्रीति निकलने लगी। फिर उसने दोबारा युवराज की तरफ मुड़कर कहा, वैसे मैंने उन्हें देखकर तो आपकी टेंशन दूर हो गई ना। तो बस अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाइए नाश्ता करने। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने देख लिया, वरना किसी और ने देख लिया होता तो जैसे मम्मी पापा, तो सोचिए क्या हालत होती आपकी। उसने हंसकर कहा। प्रीति के जाने के बाद युवराज को भी खुद पर हंसी आ गई। उसने खुद को ही टपली मारकर कहा, युवराज तू भी ना एक नंबर का पागल है। क्या जरूरत थी भाभी के सामने ओवर स्मार्ट बनने की। उन्होंने तो चुटकी में तेरा झूठ पकड़ लिया। अच्छा हुआ वो भाभी थी, वरना सोचो का मॉम या फिर किसी और ने मुझे ये बताया होता, कितना एम्बेरस होता। उफ युवराज, कहते हुए वो अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गया। सुरभि बोली, अच्छा आप ये कह रही हैं कि वो कोई चोर नहीं थे, ना ही दामाद जी थे, तो फिर कौन थे बताइए। भाभी वो युवराज ही थे। प्लीज़ लेकिन आप किसी से मत कहना। सुरभि जोर से हंस पड़ी। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी से नहीं कहूँगी। वैसे भी मैं तो बस मज़े ही ले रही थी आपके, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था पाइप से उतरते हुए, तो जाहिर सी बात है चोर तो था नहीं। मेरी नज़र इतनी कमज़ोर तो नहीं है कि आपके पति को पहचान ना सकूं। तभी टेबल पर रखा फ़ोन बजने लगा, जिसके स्क्रीन पर साफ झलक रहा था हबी। दोनों ने ही फ़ोन के स्क्रीन पर नज़र डालकर एक दूसरे की तरफ देखा। सुरभि मुस्कुरा कर बोली, बात कर लीजिए आपके डियर हबी से, जो कुछ देर पहले ही यहाँ से गए हैं, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है। तो सोचो इन 3 सालों में कितना तड़पा होगा बेचारा। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। सच में श्रद्धा बहुत खुशनसीब हैं जो युवराज जैसा जीवन साथी आपके जीवन में आया। बहुत कम ही लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें ऐसा हमसफ़र मिलता है। युवराज आपसे बेइंतहा बेशुमार और बेहद मोहब्बत करते हैं। आप बात कर लीजिए वरना वापस आ जाएंगे। और हाँ, जल्दी से नीचे आ जाइए नाश्ते के लिए, कहकर सुरभि चली जाती है। सभी अब नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। जब तक पवन था युवराज नीचे नहीं आया। पवन नाश्ता करने के बाद उठकर बाहर जाने लगा तो रीना जी ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो पवन बेटा, नाश्ता हो गया क्या तुम्हारा। हाँ बड़ी मामी, मेरा नाश्ता हो गया है, आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं कोई साजिश रचने नहीं जा रहा हूँ, बस मेरा एक दोस्त है तो उसी के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए। वैसे भी मैंने प्रॉमिस किया है अब मैं युवराज और श्रद्धा की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दूंगा, तो बेफिक्र रहिए, मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा। कहकर वो बाहर निकलकर अपनी बाइक पर बैठकर चला गया। साक्षी की नज़र बड़ी गुस्से से पवन को देख रही थी। उसके जाते ही युवराज अपने शर्ट के बाजू को फोल्ड करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। रीना जी ने कहा, युवराज ये तैयार होकर अब कहाँ जा रहे हो, बहू को लिवाने ससुराल जा रहे हो क्या, बड़े खुश भी लग रहे हो। साक्षी ने कहा, बड़ी माँ भैया भाभी को देखने के लिए ही उतावले हो रहे होंगे, कल दोपहर के बाद से इन्होंने देखा ही नहीं है ना। साक्षी की इस बार बात से युवराज ने झट से प्रीति की तरफ देखा और प्रशांत ने खाना खाते हुए इन दोनों को। युवराज आकर एक कुर्सी के पीछे खींचकर उस पर बैठ गए। उसने अपनी मोम की तरफ देखकर कहा, माँ अभी उसे कहीं एक दिन भी ठीक से पूरा नहीं हुआ, और वो लोग भी तो मेरी तरह दुखी थे, तो उनसे इतनी जल्दी उस खुशी को कैसे मांग लूँ। 1-2 दिन रहने देते हैं ना, फिर मैं चला जाऊँगा उसे लाने के लिए। नीतीश जी, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है युवराज बेटा, उन्हें भी कुछ पल रहने दो अपनी बेटी के साथ, फिर आना तो उसे इसी घर में है। जी भैया बिल्कुल सही है, बहू हमारी है तो आएगी भी यहीं, 2 पल उन्हें भी उसके साथ जी लेने दो। प्रशांत, पापा मैं चलता हूँ, मुझे एक इंजीनियर से मिलना है। तो हाँ तुम जाओ। उसके जाने के बाद युवराज भी ऑफिस चला जाता है। पिंक कलर की साड़ी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर सजाकर जब श्रद्धा नीचे सबके बीच आई तो सब उसे ही देख रहे थे। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अच्छा, अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो डियर श्रद्धा, कहीं की राजकुमारी की तरह, इसीलिए अब तुम्हें देख रहे हैं समझी। दरवाजे की तरफ सबने पलटकर देखा तो वहाँ रोहन हाथों में बुके लेकर खड़ा था। वो श्रद्धा के पास आकर उसे बुके थमाकर बोला, माफ़ करना, शादी वाले दिन ठीक से तुमसे मिल नहीं पाया, इसीलिए आज आ रहा हूँ। शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानकी जी ने उसे बैठने के लिए कहा। सभी बैठ गए तो श्रद्धा की नज़र उसकी हथेली पर गई जहाँ उसने रुमाल बांध रखा था। ये तुमने हाथ पर रुमाल क्यों बांध रखा है रोहन, फैशन है या तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो रुमाल बांध कर। अरे कुछ नहीं, बस मन किया तो बांध लिया, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए। वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं खोल सकता हूँ। तुम्हें पसंद है तो बेशक बांध कर रखो, भला इसमें मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। तुम्हारे ऐसे ही बात करने वाले अंदाज को मैं बहुत मिस करता था। वैसे तुम्हें याद तो होगा ना परसों क्या है, श्रद्धा सोचते हुए। क्या है परसों माँ। अरे हाँ, परसों बुधवार है और 8 तारीख है।
घर के बाकी सदस्य मुस्कुरा दिए। वहीं रोहन का मुंह बन गया। उसने कहा, परसों मेरा बर्थडे है और तुम्हें याद नहीं है? हर्ष एक्साइटेड होकर बोला, रोहन भाई बर्थडे की पार्टी दे रहे हो या नहीं इस बार? क्योंकि पिछले 3 सालों से तो सभी गम में डूबे हुए थे, इसीलिए अब तो मिलनी चाहिए ना। श्रद्धा ने आश्चर्य से उसे देखा। जानकी जी ने कहा, हाँ श्रद्धा, तुम्हारे ना होने की खबर से ये बेचारा भी उदास रहने लगा था। तुम ऐसा समझ सकती हो कि तुम खुशी की वो रंग हो जिसके ना होने से सबकी जिंदगी बेरंग हो गई थी। ऐसा था क्या रोहन? फिर तो 3 सालों की पार्टी देनी चाहिए तुम्हें, श्रद्धा ने कहा। रवि, भाई रोहन, ये लोग सही कह रहे हैं। और हमें बुलाओगे या नहीं पार्टी में? हाँ, दे तो रहा हूँ ना पार्टी, इसीलिए ही तो आया था, ताकि इनवाइट कर सकूँ। परसों आ जाना आप सभी। अब मैं चलता हूँ, प्रणाम आंटी अंकल कहकर चला जाता है। युवराज ऑफिस में बैठा फाइल चेक कर रहा था। उसे कुछ फाइल्स पर सिग्नेचर करने थे तो उसके हाथों में पेन था, इसीलिए उसका ध्यान बार बार श्रद्धा की ही फिक्र में लग रहा था। पेन को वो इस तरह से घूर रहा था मानो वो पेन ना होकर एक बंदूक हो और वो उससे उन सारे लोगों को मार डाले जिसकी गंदी नियत उसकी श्रद्धा पर है। इधर साक्षी बहुत बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगाने लगी अपने कमरे में। उसे समझ नहीं आ रहा था कुछ कि कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। हमारे घर में रहकर हमारे ही खिलाफ साजिश रच रहा है। कितनी आसानी से इन्होंने सबको बेवकूफ़ बना दिया। कैसे भी करके मुझे वो बात युवराज भैया को बतानी होगी। सब ठीक चल रहा था। रोहन के बर्थडे दिन श्रद्धा, हर्ष, रवि और सुरभि भी उसके साथ चली गई। उनकी पार्टी एक पार्क में दी हुई थी। उसके बाकी फ्रेंड्स भी आए हुए थे। केक कट करने के बाद उसने ड्रिंक का इंतज़ाम भी कर रखा था, इसीलिए उसके दोस्त हल्के नशे में थे, हल्के म्यूजिक में झूम रहे थे। श्रद्धा अपनी भाभी के पास आकर एक बेंच पर बैठ गई। अचानक उसे थोड़ी दूर पर एक पर्स गिरा हुआ दिखा। देखने में किसी लड़के का लग रहा। उसने जाकर उठाया। वो वापस भाभी की तरफ आने लगी, लेकिन तभी वो किसी से टकराई जिसकी वजह से उसके ऊपर ड्रिंक गिर गई। साथ ही वो पर्स भी हाथ से छूट गया। श्रद्धा ने इट्स ओके कहा उस वेटर से, तो वो वेटर आगे बढ़ गया। उसकी नज़र पर्स को ढूंढने लगी। जैसे ही वो पर्स को उठाने के लिए झुकी, उसकी नज़र पर्स के फ्रंट साइड पर गई, जहाँ 2 तस्वीरें लगी हुई थी, जिसे देखकर उसका दिमाग ठनक गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। वो खुद के ऊपर गिरी ड्रिंक को साफ करने के लिए एक नल के पास चली गई कि तभी उसके बगल में एक और शख्स आ खड़ा हुआ। उसे देखकर श्रद्धा गुस्से से पर्स दिखाकर बोली, ये सब क्या है रोहन? मेरी तस्वीर, वो भी तुम्हारे पर्स में, इसका क्या मतलब समझूं मैं? श्रद्धा प्लीज़ पहले शांत हो जाओ, गुस्सा मत हो प्लीज़। श्रद्धा ने गुस्सा होते हुए कहा, देखो मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरी फ़ोटो वो भी तुम्हारे पर्स में। क्यों? किस लिए? क्या वजह है? अरे तो इसमें गलत क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ श्रद्धा। ये सुनकर श्रद्धा को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने कसकर अपनी मुट्ठियाँ बंद कर ली। ये गलत है क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया भी कैसे? तुम दोस्त बनकर मुझे धोखे में रखते आए हो आज तक और कह रहे हो कि इसमें गलत क्या है? रोहन ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन गुस्से में श्रद्धा ने उसे जोर का एक थप्पड़ मार दिया। उसने चीख कर हाथ दिखाते हुए कहा, दूर दूर रहो मुझसे, तुमने दोस्ती की आड़ पर मुझे धोखा दिया है। तभी वहाँ युवराज पहुँच गया। उसे श्रद्धा ने ही कॉल करके बुलाया था क्योंकि पार्टी में उसका मन नहीं लग रहा था। जब युवराज वहाँ पहुँचा तो श्रद्धा उसे नजर नहीं आई थी, बस अकेली बैठी सुरभि दिख गई थी। तो युवराज उससे पूछकर श्रद्धा को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचा। उसके कानों में श्रद्धा की केवल ये बात पड़ी कि तुमने मुझे धोखा दिया है। रोहन फिर भी आगे बढ़ा। उसने श्रद्धा की हथेली पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है श्रद्धा, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नहीं जी सकता जब तक तुम्हारा चेहरा ना देख लूँ। उन दोनों में से किसी का भी ध्यान युवराज की तरफ नहीं गया था। रोहन की बात सुनकर युवराज पर जैसे बिजली टूट पड़ी। उसके हाथ कांपने लगे। वो लड़खड़ाकर पीछे गिरने लगा, लेकिन वही एक टेबल था जिसने उसे सहारा दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे लगने लगा जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। वो वहाँ से निकला और बेसुध होकर सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगा। उसके दिमाग में इस समय श्रद्धा के वो 4 शब्द, तुमने मुझे धोखा दिया है, बाकी सारी रोहन की जो बात उसने सुनी उसके अंदर शोर मचाने लगी। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। एक मैदान, ये वही जगह थी जहाँ युवराज ने पहली बार श्रद्धा को अपने दिल की बात बताई थी। वहाँ उसने जोर के ब्रेक लगा दिए, जिससे उसका माथा स्टीयरिंग से टकराया और हल्की सी चोट लग गई। श्रद्धा ने फिर से उसे धक्का दे दिया। उसने रोहन को उंगली दिखाकर कहा, बंद करो अपनी ये बकवास। कब से सुन रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे कितनी बार समझाऊँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ना ही कभी कर सकती हूँ। इसीलिए अपना ये पागलपन बंद कर दो, सुकून से रह पाओगे। क्योंकि श्रद्धा इस जन्म में नहीं बल्कि आने वाले हर जन्म में सिर्फ और सिर्फ युवराज की है। मैं युवराज से बेइंतहा, बेशुमार और बेहद प्यार करती हूँ। श्रद्धा की हर सांस में सिर्फ उसके पति युवराज का नाम है। उसके सिवा मुझे किसी के ख्यालों में आना भी नामंजूर है।
जिंदगी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, श्रद्धा ने कहा और पलटकर जैसे ही जाने के लिए अपना कदम बढ़ाना चाहा, रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्रद्धा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उस युवराज से ज़्यादा। प्लीज़ तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, अपनी पलकों पर बैठा कर रखूँगा। मैं तुम्हें आज से नहीं बल्कि स्कूल टाइम से ही प्यार करता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाता था कि तुमसे अपने दिल की बात कह सकूँ। लेकिन श्रद्धा, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ उस युवराज को छोड़ दो, मुझसे ज़्यादा प्यार तुम्हें और कोई कर नहीं सकता। श्रद्धा ने सुना तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो रोहन से अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से से बोली, रोहन, तुमने मुझे ये बात 3 साल पहले भी कही थी और तुम्हें याद होगा कि मैंने तब भी मना किया था और आज भी कर रही हूँ। मैं सिर्फ युवराज सिंह राठौर की हूँ, सिर्फ और सिर्फ युवराज की। इस बात से रोहन बौखला गया। युवराज को हल्की चोट लग गई थी स्टीयरिंग से टकराने की वजह से। वो गाड़ी से उतरा और उस मैदान को देखने लगा जहाँ उसने कहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है। युवराज को उस दिन की सारी बातें याद आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार की गहराई को देखा है, महसूस किया है। तुम मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर सकती। मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा विश्वास है। रोहन ने गुस्से से कहा, अब बहुत हो गया तुम्हारा ये युवराज नाम का आलाप, और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। और हाँ, नहीं दिखा सकता खुद को तुम्हारे सामने कि तुम युवराज के साथ देखकर खुश हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे जान से मार दूँ, फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। श्रद्धा ने आगे बढ़कर रोहन का कॉलर पकड़ लिया, जिस वजह से उसके हाथ से युवराज का नंबर टच होकर फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया और युवराज के पास कॉल लग गया। उधर युवराज खुद से ही बातें कर रहा था, इतने में उसका फ़ोन बजने लगा। युवराज ने वाईफाई देखते ही झट से फ़ोन उठाकर कानों से लगा लिया। दूसरी तरफ से श्रद्धा की आवाज़ आने लगी, खबरदार, खबरदार, अगर युवराज को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की भी तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। रोहन बड़ी बेशर्मी से बोलने लगा, उफ श्रद्धा, जब तुम गुस्से में होती हो ना तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगती हो, और इतनी पास रहोगी तो बताओ उस युवराज को कैसे आने दूंगा हमारे बीच। कहकर वो हंसने लगा। दूसरी तरफ खड़े युवराज ने जब ये सुना तो उसकी भौहें चौड़ी हो गई और मुट्ठी कस गई। उसने अपनी बेवकूफ़ी पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि 2 शब्द सुनकर ही वो वहाँ से भाग आया, जबकि उसका प्यार, उसकी बीवी किसी मुसीबत में है। एक पल के देरी किए बिना युवराज वापस गाड़ी में बैठा, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की, यू टर्न किया और फुल स्पीड में गाड़ी को दौड़ा लिया। श्रद्धा ने उसे कॉलर को पकड़कर छोड़कर धक्का दिया, जिसे रोहन 2 कदम पीछे हो गया। श्रद्धा को अब उससे बेहद नफरत हो गई थी। जिस इंसान को अपना दोस्त समझती थी, जिससे शायद उसने कई सारी बातें शेयर की, वो इंसान ऐसा भी हो सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था रोहन कि तुम इस तरह के लड़के हो सकते हो। मैंने तो तुम्हें हमेशा एक अच्छा दोस्त समझा था, और तुम मेरे युवराज को मारने की बात कर रहे हो। रोहन हंसने लगा। मारने की बात हो श्रद्धा, कितनी भोली और मासूम हो तुम। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब सोच सकता हूँ? अरे मैं कर चुका हूँ। वो तो युवराज की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। अब उसे मरना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ श्रद्धा, पागलों की तरह चाहता हूँ मैं तुम्हें, और तुम उस युवराज की होना चाहती हो। अरे गलती से ही शादी हो गई है ना तो कोई बात नहीं, हम फिर से शादी कर लेंगे। ये देखो, मैंने तुम्हारा नाम लिखा है अपने हाथों पर। जब तुम यहाँ नहीं थी ना तो रोज़ इसे ताज़ा करता रहता था, ताकि तुम्हारी यादें मेरे जहन में हमेशा रहें। कहकर उसने हाथ पर बंधे रुमाल को हटाकर दिखाया। उसे देखकर श्रद्धा को एकदम से झटका लगा। वो उसको गौर से देखने लगी तो रोहन बोला, क्या देख रही हो? जानती हो मैंने ये कब बनवाया था? उस दिन जब तुम उस युवराज की होना चाह रही थी। उसे देखने के बाद तो श्रद्धा का दिमाग और गर्म हो गया। इसे कैसे भूल सकती हूँ रोहन? यही तो एक चीज़ है जो अब तक मैं भूली नहीं हूँ, और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वही इंसान हो तुम। रोहन हैरानी से बोला, तुम्हें क्या लगता है रोहन? मुझे कुछ याद नहीं। तुम वही इंसान हो जिसने मुझे शादी वाले दिन किडनैप किया था। वाह, बिल्कुल मेरी तरह ही हो तुम, एकदम सही बोल रही हो। हाँ, उस दिन मैंने ही तुम्हें किडनैप किया था। सोचा था समझ जाओगी और मुझसे शादी कर लोगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और वहाँ से भाग निकली, और रास्ते में तुम्हें वो युवराज मिल गया। मुझे पता है तुम्हें जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि उस दिन खाई में युवराज गिरने वाला था, लेकिन तुमने उसे बचा लिया। श्रद्धा दोबारा आगे बढ़ी और रोहन को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, उसने बीच में ही श्रद्धा का हाथ रोक लिया। ना ना श्रद्धा, ना, अब ये सब नहीं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम अपने नाजुक हाथों को इतना कष्ट दो। चलो, आज मैं तुम्हें यहाँ से इन लोगों से बहुत दूर ले जाऊँगा, जहाँ सिर्फ मैं रहूँ, तुम रहो और हमारा प्यार क्या प्यारा सा आशियाना हो। कहकर वो श्रद्धा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। उसकी बर्थडे पार्टी भी अब ख़त्म हो चुकी थी। अब तक वो लौट कर नहीं आई तो श्रद्धा के भैया भाभी उसे आसपास देखने लगे। हर्ष को साक्षी की कॉल आई थी, वो पहले ही जा चुका था।
श्रद्धा को कहीं ना पाकर वो बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि अब तक वो उस एरिया की तरफ नहीं पहुंचे थे जहां रोहन और श्रद्धा थे। श्रद्धा उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर रोहन उसका हाथ बहुत मजबूती से पकड़े हुए जबरदस्ती उसे ले जाने लगा। लगभग 8-10 कदम ही बढ़ाया था, तभी किसी ने आकर बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पलटकर देखा तो युवराज था। युवराज ने रोहन का हाथ इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि उसके चेहरे पर दर्द के भाव साफ झलकने लगे। युवराज की आंखों में इस वक्त इतना गुस्सा था कि उसकी आंखें बिल्कुल जलती हुई अंगार की तरह लग रही थी। उसने श्रद्धा का हाथ छुड़ाकर रोहन के चेहरे पर इतना जोरदार पंच मारा कि रोहन खुद को संभाल नहीं पाया। वो कुछ कदम पीछे जाकर गिर पड़ा। उसके होंठों के बीच से खून निकलने लगा। श्रद्धा ने कसकर युवराज की बाह पकड़ ली। युवराज ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, घबराओ मत श्रद्धा, अब मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसकी इतनी औकात नहीं कि हम दोनों को अलग कर पाए। हो तो तुम आ ही गए मुझसे मेरी श्रद्धा को दूर करने। रोहन ने अपने होंठ से निकलते खून को अपनी उंगली से साफ करते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। तब तक रवि और सुरभि भी वहाँ श्रद्धा को ढूंढते हुए पहुंच चुके थे। युवराज ने अपना कदम रोहन की तरफ बढ़ाया और उसके करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर किसी साइको की तरह कहा, श्रद्धा सिर्फ युवराज की है। क्या? युवराज की, समझा? इसीलिए अपनी ज़बान से बार बार उसे अपना कहना बंद कर। श्रद्धा तुम ठीक हो ना? और ये सब क्या हो रहा है? ये युवराज और रोहन के बीच क्या बातें हो रही हैं? रवि और सुरभि ने घबराते हुए पूछा। अरे तुझे तो मैंने 3 साल पहले ही दिल्ली में मरवा दिया था, लेकिन वो तो साला तेरी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। सबकी आंखें हैरानी से छोटी हो गई। रोहन ने आगे आके कहा, तुम्हें क्या लगता है कि उस समय जो एक्सीडेंट हुआ था वो ऐसे ही हुआ था? ना, वो एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था, लेकिन पता नहीं तो जिंदा कैसे बच गया। तुझे तो वहीं मर जाना चाहिए था। इतना सब इस रोहन ने किया, ये जानकर अब श्रद्धा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने आगे बढ़कर रोहन को 2 थप्पड़ रसीद कर दिए और गुस्से से कहा, छी, तुम ऐसे इंसान हो जो किसी की ज़िंदगी लेने के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते। मुझे तो सोचकर ही कितना गुस्सा आ रहा है कि तुम जैसे इंसान को मैंने अपना दोस्त बनाया था। तब तक वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी, क्योंकि युवराज ने वहाँ वापस आते वक्त उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था और रोहन ने तो खुद ही सारा सच कबूल कर लिया। जब हवलदार ने उसे पकड़ा तो उसके चेहरे पर कोई शर्म, डर, पछतावा कुछ नहीं झलक रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं? आखिर मैंने किया क्या है? कहकर रोहन युवराज को घूरने लगा। इसका जवाब युवराज ने दिया, रोहन को दोबारा जोर का एक मुक्का मारकर, वो भी उसके गोरे मुखड़े पर, जिससे उसका चेहरा टमाटर की तरह हो गया। तुमने क्या किया है तुम्हें ही नहीं पता चला? चलो हम बता देते हैं, कहकर युवराज ने वो रिकॉर्डिंग चला दी। उसके बाद पुलिस ने उसे खींचते हुए वहाँ से ले गई। रात हो चुकी तो युवराज, श्रद्धा, रवि, सुरभि सभी त्रिपाठी हाउस लौट आए। उन सबका चेहरा देखकर जानकी जी और सभी घबरा गए। सभी सोफे पर बैठे। सुरभि अंदर किचन में जाकर पानी ले आई। उसने श्रद्धा, युवराज और रवि को पानी दिया और वो भी सबके बीच बैठ गई। जानकी जी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? तुम लोगों को काफ़ी देर हो गई। और युवराज बेटा, तुम भी आ रहे हो, बताया नहीं। सभी भूखे होंगे, किचन में खाना रखा है। श्रद्धा बेटा जाओ, गर्म करके तुम सब खाना खा लो। श्रद्धा और सुरभि एक बार फिर से किचन में चली गई। सुरभि ने देखा श्रद्धा अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। उसने श्रद्धा के कंधे पर हाथ रखा। वो अपनी भाभी की ओर देखने लगी। सुरभि ने अपनी पलकें झपकाकर कहा कि जब तक युवराज है आपकी ज़िंदगी में, आप दोनों का प्यार साथ है, तो आप दोनों किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हो। श्रद्धा भी एक गहरी सांस लेकर होंठों पर मुस्कान ले आई और खाना गर्म करके बैठकर सब खाने लगे। खाना खाकर वापस थोड़ी देर साथ में बैठकर युवराज ने उन्हें सारी बात बताई। जानकी जी गुस्सा होकर बोली, उस रोहन की इतनी हिम्मत कि उसने ऐसा भी कर दिया। अरे हमारे सामने तो ऐसा रहता था जैसे बहुत ही मासूम और अच्छा लड़का है। मनोज जी, सच कहा तुमने जानकी, आजकल लोग चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा कर रखते हैं। मुझे तो उसकी माँ पर तरस आ रहा है कि कितना भरोसा था उसे अपने बेटे पर। इकलौता है, ऊपर से बाप का साया भी नहीं है, लेकिन ऐसी हरकत करेगा। उसके बाद सभी सोने चले गए। सुबह उठकर चाय नाश्ता किया और सबसे विदा लेकर युवराज श्रद्धा के साथ राठौड़ मैंशन पहुँच गया। श्रद्धा ने सबके पाँव छुए और थोड़ी देर बाद सामान रखने ऊपर अपने कमरे में चली गई। यहाँ भी युवराज ने सबको सब कुछ बता दिया। जब श्रद्धा नीचे आई तो वो सर झुकाकर खड़ी थी, जैसे कि सारी गलती उसकी हो। अनामिका जी ने पूछा, अरे श्रद्धा बहू, तुमने अपना सर क्यों झुका रखा है? उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह हाथ जोड़कर बोलने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए आप सब। मेरी वजह से युवराज की ज़िंदगी में ना जाने कौन कौन सी परेशानियाँ आई। अगर दोबारा युवराज पर कोई मुसीबत आई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। नीतीश जी, नहीं बहू, तुम खुद को दोषी मत ठहराओ। वो तो उस लड़के की ही नीयत में खोट है, इसमें तुम्हारी क्या गलती? अरे उसकी नीयत खराब है तो इसमें तुम या हम क्या कर सकते हैं?
रीना जी, तुम परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पवन अब पहले जैसी हरकतें नहीं करता था। वो युवराज और श्रद्धा की बातें सुनकर घर से बाहर निकल गया। विशाल जी और प्रशांत ऑफिस चले गए। श्रद्धा वापस अपने रूम में आकर बेड पर बैठ गई। उसके दिमाग में कई तरह के सवाल घूमने लगे। तभी युवराज कमरे में आया और उसके बगल में बैठ गया। उसने श्रद्धा को अपनी ओर घुमाकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और बड़े प्यार से कहा, श्रद्धा, इतना क्यों सोच रही हो तुम? युवराज, मुझे अगर कुछ हो जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, श्रद्धा ने रोते हुए कहा। श्श, युवराज ने उसके होठों पर उंगली रखकर कहा, अरे पागल, इतना क्या डर रही हो, वो भी उस रोहन से? कम ऑन श्रद्धा। उसने श्रद्धा को सीने से लगा लिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसे शक हुआ कि शादी वाले दिन जो कुछ भी हुआ वो रोहन ने किया था? श्रद्धा युवराज के सीने से लगे हुए ही बोली, उसके हाथों से, क्योंकि जिस इंसान ने मुझे किडनैप किया था उसके हाथों में भी एस लिखा हुआ था। जब वो इंसान मुझे खाना देने के लिए मेरे पास आया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तब मेरी नज़र गई थी उस पर। और कल जब रोहन हमारे घर आया तो उसके हाथों में रुमाल बंधा हुआ देखकर मुझे अजीब लगा, इसीलिए मैंने आपको कॉल करके आने के लिए कहा था। मानना पड़ेगा माई वाइफी, तुम्हें आज तक याद है। चलो आज हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, कहकर युवराज ने उसके गाल को किस कर लिया। शाम के वक्त युवराज श्रद्धा लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। इधर तो रास्ता अक्सर जंगलों के बीच ही देखने को मिलता है। शाम का वक्त सूरज के डूबने से पहले ही लालिमा से पेड़ के पत्ते चमक रहे थे। गाड़ी की खिड़की से होकर वो लालिमा श्रद्धा के ऊपर भी पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा सोने सा खिल रहा था। शिप्रा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए अर्जुन आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया था और दोनों हॉस्पिटल चले गए। जैसे ही शिप्रा डॉक्टर के कैबिन से निकली, उसका चेहरा उतरा हुआ था। अर्जुन को उसकी फिक्र हो रही थी। उसने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसने शिप्रा से भी कई बार पूछा, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया। दोनों गाड़ी में बैठ गए। अर्जुन उससे पूछता रहा, लेकिन शिप्रा खामोश से बैठकर कहीं खोई हुई सी लग रही थी। हल्की हल्की हवाएं चलने लगी। युवराज ने रेडियो ऑन कर लिया, जिसमें बेहद ही खूबसूरत गाना बज रहा था। युवराज मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाने लगा और श्रद्धा खिड़की से सर टिकाकर एकटक युवराज को देखने लगी। ऐसे मत देखो पगली, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा। श्रद्धा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मैं आपको नहीं देख रही हूँ। मैं तो फिर यहाँ कोई और भी है क्या? मैं तो अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, जिनके चेहरे पर मुस्कान बहुत ही अच्छी लग रही है। शायद पहली बार मैं उन्हें इतने गौर से देख रही हूँ। उनकी आंखें जिनमें मेरे लिए समंदर जैसा प्यार है, उनकी मुस्कान जिसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊँ, उनके ये बाल। मन कर रहा है। क्या कर रहा है तुम्हारा मन? युवराज ने शरारत से पूछा। खोई हुई सी श्रद्धा बोली, मन कर रहा है। युवराज उत्सुकता से, क्या यही कि उनके ये बाल बिखरा दूं? कहकर श्रद्धा ने उनके बालों को बिगाड़ दिया जो सेट किए हुए थे। वो युवराज के माथे पर बिखर गए, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। बाल को बिखराकर श्रद्धा हंसने लगी, लेकिन नजरें युवराज पर से एक पल के लिए भी नहीं हटाई। तभी जो गाना बज रहा था वो चेंज हो गया। तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नज़र का है। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। श्रद्धा बस अपने सामने बैठे ड्राइव करते युवराज को प्यार से देखे जा रही थी, और इस सफ़र को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था वो रोमांटिक गाना। इस सफ़र के बाद युवराज ने उसे एक होटल में खूबसूरत सा डिनर करवाया और दोनों वहाँ से बाहर निकल कर आए। कल रात को कुछ भी हुआ था, इस वक्त एक बार भी श्रद्धा के दिमाग में वो सब कुछ नहीं आया। वो युवराज के साथ अपने इन खूबसूरत से पलों में होने के कारण सब कुछ भूल चुकी थी। वो उसके साथ इस खूबसूरत लम्हे को जी भर के जी लेना चाहती थी। दोनों होटल से एक दूसरे का हाथ थामे बाहर निकले और गाड़ी में बैठे एक बार फिर से युवराज ने गाड़ी स्टार्ट की और खाली सड़कों पर दौड़ा दी। उस होटल से कुछ ही दूर पहुंचे थे, इतने में ही शुरू हो चुकी थी फुहारों वाली बारिश, लेकिन धीरे धीरे बारिश तेज होती गई। युवराज, गाड़ी रोकिए ना। श्रद्धा अपने हाथों को गाड़ी की खिड़की से बाहर निकालकर बारिश के बूंदों को महसूस करते हुए बोली। उसके कहते ही युवराज ने गाड़ी रोक दी। आखिर बाहर आया भी तो था श्रद्धा को खुश करने के लिए ही ना। जैसे ही युवराज ने गाड़ी रोकी, श्रद्धा एक बार फिर से युवराज के बालों को बिखराकर नीचे उतर गई। उस वक्त शायद रास्ते पर इक्का दुक्का ही गाड़ी चल रही थी। गाड़ी से बाहर आकर वो अपनी दोनों बाहों को फैलाकर बारिश को खुद के ऊपर गिरते हुए महसूस कर रही थी।
ये सावन की पहली बारिश थी और सावन तो होता ही है प्रेमियों के लिए खूबसूरत महीना। शिप्रा ने हॉस्पिटल में कुछ नहीं बताया, ना ही उसने गाड़ी में अर्जुन के इतना पूछने पर कुछ कहा। इस वक्त वो भी अपने रूम की खिड़की के पास खड़ी होकर घर के बाहर लगे गमलों में फूलों पर गिरते हुए पानी की बूंदों को देख रही थी। अर्जुन नहाकर अभी अभी बाथरूम से निकला था। शिप्रा को ऐसे खोई हुई देखा तो उसके कंधे पर हाथ रख दिया। क्या हुआ शिप्रा? हॉस्पिटल जाने तक तो ठीक थी, लेकिन डॉक्टर से मिलने के बाद बदली बदली सी लग रही हो। आखिर बात क्या है, मुझे भी बताओ। वो फिर भी चुप रही थी। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। अब वो बेचारे अर्जुन को उस पर गुस्सा आने लगा। यार क्या है ये, कब से पूछ रहा हूँ क्या हुआ, लेकिन तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रही हो। मौन व्रत धारण कर लिया है क्या, या फिर जुबान में ताला लगा रखा है? शिप्रा एकदम से पलटी और उसकी आंखों में देखकर बोली, अर्जुन तुम पापा बनने वाले हो। क्या? अर्जुन चीख पड़ा। उसे लगा जैसे उसने कुछ और ही सुन लिया हो। शिप्रा, क्या कहा? अब शिप्रा थोड़ी शर्माई। उसने अपनी नज़रें नीचे करके कहा कि तुम पापा बनने वाले हो। अर्जुन ने उसे गले लगाकर कहा, यार तुमने तो मुझे हार्ट अटैक ही दिलवा दिया था। इतनी बड़ी खुशखबरी और तुम ऐसे बिहेव कर रही थी। तुम्हें पता भी है कितने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे मेरे मन में, लेकिन मैं सच में बहुत 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 खुश हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा मन कर रहा है मैं नाचूं। शिप्रा बताओ ना मैं क्या करूँ? अर्जुन के चेहरे पर इस तरह खुशी देखकर शिप्रा भी खड़ी खड़ी मुस्कुराने लगी। मैं अभी मम्मी पापा को बताता हूँ कि बहुत जल्द उनके घर में भी नन्हा मेहमान आने वाला है, जो उन्हें दादा दादी कहकर पुकारेगा। बहुत खुश होंगे वो लोग। कहकर अर्जुन नीचे भागने को हुआ कि शिप्रा ने उसकी बाह पकड़ते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, 2 दिन रुक जाओ प्लीज़। इधर भागती हुई सी श्रद्धा बस अपने में ही खोई थी। इस वक्त वो पूरी बच्ची बनी हुई थी, ना ही कोई चिंता ना ही कोई परेशानी। उसे ऐसे देखकर युवराज के दिल को सुकून मिल रहा था। वो अब तक गाड़ी में ही बैठे उसको देख रहा था, लेकिन श्रद्धा के चेहरे पर पानी की बूंदें बिखरने से वो और हसीन लग रही थी। इसीलिए युवराज भी बाहर आने से खुद को रोक नहीं पाया और गाड़ी से उतरकर वो धीमे कदमों से उसके करीब पहुंचकर खड़ा हो गया। वो अपने हाथों को फैलाए हुए घूमने लगी कि युवराज की नज़रों से उसकी नज़र आ मिली और वो बस खड़ी उसकी आंखों में डूबती चली गई। ज़्यादा देर वो ऐसे ही उसकी आंखों में देख नहीं पाई और उससे लिपट गई। युवराज ने उसको भी बाहों में कैद कर लिया और ऊपर से बारिश उन दोनों को नहला रही थी। एक सुकून था इस पल में, जैसे यूं ही ठहर जाए ये लम्हा उनकी ज़िंदगी में। लेकिन क्यों? 2 दिन बाद क्यों? आज बल्कि अभी क्यों नहीं बताना? अर्जुन ने शिप्रा से उसके कंधों पर हाथ रखकर आराम से पूछा। अरे रुक जाओ ना, 2 दिन की ही तो बात है। अच्छा ठीक है। फिर से थैंक यू कहकर अर्जुन ने उसके गालों को चूम लिया। शायद ये बारिश सबकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आई थी। हर्ष भी साक्षी के ख्यालों में खोया हुआ सा और साक्षी भी हर्ष के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई और अपने फ़ोन में हर्ष की तस्वीर को देखकर चूमने लगी। आई लव यू हर्ष त्रिपाठी, लव यू टू मिस साक्षी सिंह राठौर। हर्ष ने मुस्कुरा कर कहा, जैसे उसने साक्षी की बातें सुन ली हों। युवराज ने श्रद्धा को खुद से अलग कर उसके माथे को किस करके बड़े ही प्यार से कहा, और तो मिसेस राठौर घर चलें या इसी रास्ते पर रात बिताने का इरादा है? देखो अगर तुम कहो तो मैं खड़े रह सकता हूँ, लेकिन पता नहीं ये बारिश कब रुके, और तबीयत तो वैसे भी बिगड़नी ही है, इतनी देर से भीग जो रही हो। श्रद्धा ने कहा तो दोनों वापस गाड़ी की तरफ आ गए। दोनों के ही कपड़े शरीर से चिपक गए थे। भीगे कपड़ों के साथ ही दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए और कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। रात के 9-10 बज रहे थे तो सभी अपने कमरों में थे और वो दोनों घर के पिछले दरवाजे से अंदर आए। रूम में आकर कपड़े चेंज किए। युवराज ने देखा श्रद्धा कांप रही थी, शायद ठंड लग रही थी उसे। उसने कबर्ड से एक शॉल निकालकर उसे ओढ़ाते हुए कहा, देखा ना, ठंड लग रही है ना? अब इतनी देर तक तुम बारिश में खड़ी रहोगी तो ठंड तो लगेगी ना। तुम बैठो, मैं कॉफ़ी बना कर लाता हूँ, युवराज ने कहा और जाने लगा तो श्रद्धा ने कांपते होठों से कहा, आप बना कर लाएंगे? युवराज ने पीछे मुड़कर उसको देखा और उसके पास आकर अपने हाथों को उसके गले डालकर कहा, क्यों जी, आपको क्या लगता है मुझे नहीं आती है क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, शायद कभी आप किचन में ना गए हों। ओके, तो तुम फिर आराम करो, मैं लेकर आता हूँ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है। युवराज जल्दी से अपने रूम में निकलकर किचन में चला गया। वहाँ पहुँचा तो हड़बड़ा कर रह गया, क्योंकि पहले से ही वहाँ प्रीति मौजूद थी। क्या हुआ देवर जी, इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? आराम से, किचन यही है, वो भाग नहीं रहा। वैसे आप इस वक्त किचन में क्या करने आए हैं? और वो देवरानी जी नहीं है क्या?
नहीं भाभी, वो दरअसल आज मुझे पीने का मन किया तो चला आया खुद बनाने। अच्छा ऐसा है क्या? आप कहें तो मैं बना दूं? नहीं नहीं, आप जाइए, भैया आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, कहकर युवराज ने प्रीति को किचन से भेज दिया। अब भेजता कैसे नहीं, श्रद्धा से खुद बनाने का बोल कर आया था। खैर उसने जल्दी से कॉफ़ी बनाई और कमरे में ले आया। एक कप श्रद्धा की तरफ बढ़ाकर दूसरा खुद पीने लगा। कॉफ़ी पीने के बाद श्रद्धा को अच्छा फील हुआ। रात काफ़ी हो चुकी थी और दोनों थक भी गए थे, तो बिस्तर पर लेटकर ही नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह श्रद्धा युवराज के लिए जब कॉफ़ी बनाकर लाई तो उसने देखा युवराज बाबू अभी सो रहे हैं। बाप रे, मतलब शादी के बाद ना ये और बच्चा बना हुआ है। बेचारे बीवी जी को तंग करता रहता है। बहुत मेहनत करने के बाद उठा, वो भी ब्याज के साथ, रिश्वत लेने के बाद। आज और कल का पूरा दिन युवराज का ऑफिस में ही गुजरा। अगले दिन युवराज श्रद्धा को किसी बहाने से बाहर लेकर गया, एक फैशन मॉल में। श्रद्धा ने कई सारे कपड़े वगैरह देखे, लेकिन युवराज बाबू तो युवराज बाबू ही ठहरे। एक भी पसंद नहीं आया उन्हें। वो श्रद्धा को दूसरे मॉल में ले आया। इसमें भी वही नौटंकी। अब तो 2 से 3 और 3 से 4 हो गया। अब 5वें में गए। इसमें श्रद्धा ने पहले ही कह दिया, अगर आपने इसमें कोई भी आनाकानी की ना तो मैं बता रही हूँ पैदल ही चल दूंगी। और युवराज ने भी प्रॉमिस किया कि इसके बाद कहीं नहीं। दरअसल खराबी किसी भी कपड़े में नहीं थी। युवराज तो बस टाइम पास कर रहा था। आखिर उन्हें शाम को घर लौटना था। युवराज की नज़र एक ब्लैक कलर की साड़ी पर गई जो बेहद ही खूबसूरत थी। वो उस साड़ी में श्रद्धा को इमेजिन करने लगा, लेकिन तभी एक दूसरी लड़की उसी साड़ी को देखने लगी तो युवराज झट से वहां पहुंच गया। उसने उस साड़ी को पैक करा लिया। दूसरी तरफ श्रद्धा अभी भी पसंद ही कर रही थी, क्योंकि वो युवराज की ही पसंद का लेना चाहती थी और युवराज दूसरी तरफ गया हुआ था। श्रद्धा ने एक साड़ी को खुद के ऊपर करके आईने में खुद को देखा तो आते हुए युवराज ने हाथों से इशारा किया, खूबसूरत है। श्रद्धा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो एक बार फिर से आईने में देखने लगी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई और भी है जो उसी की तरफ देख रहा हो। उसने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाकर देखा पर कोई नहीं था। उसके बाद युवराज उसे ज्वेलरी शॉप लेकर गया। ऐसे ही घर ले आता तो अनामिका जी युवराज के कान खींचती, क्योंकि उन्होंने सख्त हिदायत दी हुई थी कि शाम होने से पहले घर वापस मत आना। वहां से निकलने के बाद युवराज उसे रेस्टोरेंट ले गया। दोनों ने कॉफी पी। श्रद्धा को अजीब लग रहा था और अब रहा नहीं गया तो उसने युवराज से ही पूछ लिया, युवराज बोलो। उसने अपने फ़ोन पर नज़रें गड़ाते हुए कहा। श्रद्धा को गुस्सा आने लगा। वो युवराज के चेहरे को देखकर बोली, क्या बात है? युवराज शायद किसी के कॉल या मैसेज आने का इंतज़ार कर रहा था। वो लड़खड़ाती ज़ुबान में बोला, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तो फिर आप जानबूझकर मुझे यहाँ से वहाँ क्यों घुमा रहे हैं? अब तो शाम हो चुकी है, आपको नहीं लगता हमें घर जाना चाहिए? घर में सब परेशान हो रहे होंगे। मैसेज देखकर युवराज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने रिप्लाई में डन लिखकर सेंड कर दिया। फिर श्रद्धा की तरफ देखकर कहा, क्या मैं बेवजह तुम्हें घुमा रहा हूँ? अरे पत्नी के साथ समय बिताना क्या बेवजह होता है? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं कुछ देर तुम्हारे साथ बैठकर बातें कर सकूं? युवराज, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो कह रही हूँ कि शाम हो चुकी है, हमें अब घर चलना चाहिए। हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया है? कहकर युवराज उठकर सीधे गाड़ी के पास आया। श्रद्धा भी उसके पीछे आकर गाड़ी में बैठ गई। उनके जाते ही एक शख्स रेस्टोरेंट से बाहर निकला और एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, जा बेटा जा, 2 दिन और मज़े कर ले, क्योंकि उसके बाद तो तू मौज करने के लिए रहेगा ही नहीं। तभी उस शख्स के कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। वो शख्स बिना देखे ही मुस्कुराने लगा। शायद उसे पता था उसके पीछे खड़ा शख्स कौन है। उसने कहा, मैं जानता हूँ इन दोनों को साथ देखकर तुम्हें भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। जिसने उसके कंधों पर हाथ रखा था उसने कहा, हाँ तो कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? उसे युवराज की ज़िंदगी से दूर करने के लिए ही तुम्हारी मदद की थी मैंने, लेकिन तुम भी उसे संभाल नहीं पाए। अब तो श्रद्धा पर बिल्कुल भी तरस नहीं आएगा और ना ही युवराज से कोई प्यार रह गया है। मुझे बस इन दोनों को अलग करना है, भले ही उसके लिए इनकी जान चली जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि वाकई में खतरनाक हो यार। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम ऐसा भी कुछ करने की सोच सकती हो। सही कहा तुमने, मैं सिर्फ दिखने में ही जहरीली नहीं हूँ, बल्कि मेरे चेहरे से ही मेरी असलियत झलकती है। कहकर दोनों हंसने लगे और एक दूसरे को हाई फाई कर दिया। दोनों एक साथ बोले, जो हमारा नहीं वो किसी और का भी नहीं हो सकता। श्रद्धा ने गाड़ी से उतरकर युवराज से पहले ही दरवाजे के पास पहुंचकर डोरबेल बजा दी। युवराज
दरवाज़ा खुला तो हॉल में अंधकार था। सब बीचों बीच एक चीज़ थी जो चमक रही थी। वो उसी को देखकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन टेबल के पास पहुंचने से पहले ही युवराज वहां पहुंच गया और मोबाइल के टॉर्च के सहारे श्रद्धा को ऊपर रूम में ले गया। श्रद्धा सोचने लगी, अभी तो सिर्फ शाम हुई है और इतनी जल्दी कोई सोया भी नहीं होगा, फिर घर में ये अंधेरा कैसे। उसने श्रद्धा से एक साड़ी पहनने को कहा जो आज उन्होंने मॉल से ली थी। श्रद्धा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप तैयार हो गई। युवराज उसे रूम से बाहर लेकर आया और सीढ़ियां उतरने से पहले अपने बाजू फोल्ड कर श्रद्धा के हाथ को अपने हाथ में फंसा लिया और नीचे उतरने लगा। बेहद खूबसूरत लग रहे थे दोनों। उनके ऊपर सिर्फ एक लाइट जली हुई थी। जैसे जैसे वो बढ़ते गए, हॉल की एक एक लाइट जलनी शुरू हो गई। दोनों हॉल के बीच में पहुंचे जहां कुछ देर पहले कोई चीज चमक रही थी। तभी सारी लाइट्स एक साथ कर जगमगाने लगी और देखते ही देखते चारों ओर दूधिया रोशनी फैल गई। पूरा हॉल बलून और लाइट से सजा हुआ था। श्रद्धा की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। उसके में माँ बाप, भाई, भैया, भाभी। सामने टेबल पर रखे केक को देखकर याद आया कि आज उसका बर्थडे है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। युवराज ने इशारा किया तो श्रद्धा ने चाकू लेकर केक कट किया। सबसे पहले उसने युवराज को खिलाया, फिर मम्मी पापा और बाकियों को। ये सारा प्लान तो युवराज का ही था, तो उसकी तरफ से गिफ्ट मिल चुका था। उसने उसे बर्थडे विश किया, गिफ्ट दिए। शिप्रा ने गले लगकर कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, आज 3 साल बाद विश कर रही हूँ। तुम हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच शिप्रा। उसके बाद सभी मेहमान खाना खाकर चले गए। अर्जुन और शिप्रा कुछ देर रुके हुए थे। युवराज अर्जुन से नीचे बातें कर रहा था और शिप्रा श्रद्धा के साथ कमरे में बातें कर रही थी। शिप्रा ने कहा, वैसे मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। श्रद्धा एक्साइटेड होकर बोली, क्या? शिप्रा उसके चेहरे को देखते हुए बोली, तू मासी बनने वाली है, और कहकर चुप हो गई। श्रद्धा ने पहले तो एकटक उसे देखा, फिर हाथों में जो था उसे छोड़कर शिप्रा के गले लग गई। तो सच बोल रही है, मैं मासी बनने वाली हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, सच्ची ये तो ऑसम वाली न्यूज़ है। तू माँ बनने वाली है और मैं मासी। वाह, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है यार। शिप्रा ने उसे छोड़ते हुए कहा, ऐसे ही नहीं चलने वाला है बाबू, मुझे भी जल्दी मासी बनना है। श्रद्धा एक तकिया उठाकर उसे हल्के से मारने लगी और खड़ी होकर बैग ठीक करते हुए बोली, तू माँ बनने वाली है, ये क्या कम है जो तुझे मासी बनना है? चल, अब मुझे नींद आ रही है, तो यहीं सोएगी क्या, ये जाने वाली है। दोनों ही फैसला करने के बाद नीचे आए जहाँ बाकी सब बैठे हुए थे। युवराज और अर्जुन भी वहीं आ गए। श्रद्धा ने अर्जुन से कहा कि आज रात वो दोनों वहीं रुक जाएं। अर्जुन तो मना कर रहा था, लेकिन विशाल जी और अनामिका जी ने भी कहा तो रुक गए। अनामिका जी अंदर आकर अलमारी से एक लिफाफा लेकर आई और युवराज को थमाते हुए बोली, ये हम सबकी तरफ से तुम दोनों के लिए गिफ्ट है। युवराज उसे ओपन करके देखने लगा। बाकी सब लोग उसके चेहरे को देखने लगे तो युवराज ने एक नज़र सबको देखा। श्रद्धा ने आंखों से ही पूछा, क्या है? श्रद्धा की आंखों में जो सवाल था, अनामिका जी ने उसका जवाब देते हुए कहा, ये तुम दोनों के हनीमून टिकट्स हैं मनाली के लिए। युवराज तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन चेहरे पर उस भाव को झलकने नहीं दिया। लेकिन माँ, हमें नहीं जाना कहीं हनीमून पर, आप कैंसिल कर दो। युवराज ने कहा तो बाकी सब उसे हैरानी से देखने लगे। क्या वाकई युवराज हनीमून के लिए नहीं जाना चाहता था या उन दोनों के सामने सब बस दिखावा कर रहा था? अर्जुन आहिस्ता से आकर युवराज के बगल में खड़ा हो गया और धीरे से उसके कान में कहा, देख, मैं जानता हूँ इस वक्त तू हनीमून के नाम से ही बहुत खुश हो रहा होगा, इसलिए अपनी ये जो नौटंकी है ना, वो बंद कर दे, वरना सच में कहीं अनामिका आंटी मना ना कर दें। अर्जुन की बात सुनकर युवराज सोचने लगा तो रीना जी बोली, बेटा, तुम दोनों की जिंदगी में ना जाने कितनी परेशानियां आई, कितने दुख तकलीफ से गुजरे हो तुम दोनों। 3 सालों तक एक दूसरे से दूर रहे हो और अब मिले तब भी कई परेशानियां आती रहती हैं, इसलिए हमने ये प्लान किया है। युवराज ने आगे बढ़कर अपनी माँ और बड़ी माँ को गले लगा लिया। थैंक यू सो मच बड़ी मॉम, आप सब बहुत अच्छे हैं। श्रद्धा युवराज के साथ साक्षी के पीछे खड़ी थी। प्रीति ने कहा, माँ, अगर इन्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आप। प्रीति ने इतना ही कहा था कि युवराज ने कहा, भाभी हम ज़रूर जाएंगे, टिकट कैंसिल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो तैयारी करो क्योंकि फ़्लाइट कल दोपहर 3 बजे की है, अनामिका जी ने कहा। उसके बाद सभी सोने चले गए। शिप्रा और अर्जुन वहीं रुके हुए थे, तो शिप्रा श्रद्धा के पास और अर्जुन युवराज के साथ गेस्ट रूम में सोने चला गया। शिप्रा श्रद्धा को छेड़ने लगी, वाह मैडम, हनीमून मनाली, इतना प्यारा गिफ्ट तेरे बर्थडे पर, लगता है मुझे मासी बनने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। श्रद्धा नाराज़ होकर बोली, चुप हो जा, वरना बता रही हूँ मैं कहीं नहीं जाने वाली।
शिप्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, तुझे कहीं नहीं जाना? सीरियसली बे? मुझे पता है दिल में तो हनीमून के नाम से लड्डू फूट रहे होंगे। देख, तू मुझे परेशान करना बंद कर, नहीं तो मैं सच्ची जाने वाली नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ युवराज से कहने की वो मना कर दे। वो चलकर बस 2 ही 3 कदम बढ़ी थी कि शिप्रा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। शिप्रा ने उसे अपने पास बेड पर बैठाते हुए कहा, अरे मेरी जान, ये नौटंकी ना कहीं और जाकर करना, मेरे पास नहीं, समझी? चल, मैं पैकिंग करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। कहकर वो उठी और बैग में श्रद्धा के कपड़े रखने लगी। श्रद्धा ने उसका हाथ पकड़कर रोका और उसे गले लगाकर कहा, थैंक यू यार, और हाँ, आई लव यू। ये सब ना अपने पति के साथ हनीमून में, हाँ? शिप्रा ने उसे खुद से अलग करके कहा और फिर से बैग की तरफ बढ़ी तो श्रद्धा ने उसे रोकते हुए कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन तू ये सब छोड़, मैं कर लूँगी। काफ़ी रात हो चुकी है, तुम सो जाओ। अर्जुन ने युवराज को परेशान देखा तो उसके बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात है युवराज, तुम किसी बात से परेशान हो क्या? हाँ यार अर्जुन, मैं उस रोहन के बारे में सोच रहा था। उसने श्रद्धा के साथ दोस्ती का दिखावा किया और उसे ही धोखा दिया। मैं भी चाहता हूँ श्रद्धा के दिमाग से वो सब दूर कर सकूँ। वो मेरी बाहों में आकर खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और मैं उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम श्रद्धा भाभी से बहुत प्यार करते हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तू उसे किसी भी मुसीबत से बचा लेगा, उस रोहन जैसे पागल आशिक से भी। चल, अब चलकर सोते हैं, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है और तुम्हें भी तैयारी करनी है। दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा, फिर सभी सो गए। अगले दिन सबने साथ में नाश्ता किया। अनामिका जी ने युवराज श्रद्धा के पास आकर कहा, तुम दोनों पहले शॉपिंग कराओ, कहकर वो वहां से चली गई। श्रद्धा, साक्षी और युवराज तीनों ने आज ढेर सारे गिफ्ट्स खरीदे। जब वो लोग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे तभी साक्षी ने एक प्यारी सी चीज़ देखी और अपने भैया भाभी से छुपाकर वो खरीद ली। फिर तीनों घर लौट आए। शिप्रा तो सुबह ही नाश्ता करके अर्जुन के साथ जा चुकी थी। घर आने के बाद श्रद्धा जब बैग में कपड़े डाल रही थी तो साक्षी आकर मदद करने लगी। जिस समय श्रद्धा अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, शायद उसकी नज़र कहीं नहीं गई। साक्षी जो खरीद कर लाई थी उसने उसी बैग में कोने में रख दी थी। दोपहर के 3 बजे की फ्लाइट थी, इसीलिए दोनों ने परिवार वालों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और किसी के गले मिलकर वो दोनों निकल गए। उन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने नरेन गया हुआ था, जिसके साथ साक्षी भी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा शिप्रा पहले से ही अर्जुन के साथ खड़ी थी और उनके साथ हर्ष भी था। हर्ष और साक्षी की नज़रें आपस में टकराई तो दोनों मुस्कुरा दिए। शिप्रा, अर्जुन, हर्ष और साक्षी से मिलने के बाद दोनों फ्लाइट में जाकर बैठ गए और अगले ही पल हवा में। अर्जुन और शिप्रा ने कहा कि उन्हें दूसरे रूट पर कुछ काम है, अगर साक्षी चाहे तो आ सकती है, बाद में वो लोग उसे घर छोड़ देंगे। नहीं भैया, आप लोग जाइए, मैं चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ। शिप्रा, पक्का चली जाओगी ना? नहीं, अगर चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। साक्षी ने उसके हथेली को पकड़कर कहा। हाँ भाभी, पक्का मैं चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, अपना ख्याल रखना, कहकर अर्जुन ने साक्षी के सर पर हाथ रखा। उसके बाद दोनों चले गए, लेकिन साक्षी ने ड्राइवर को घर भेज दिया और खुद हर्ष के पास आ गई। हर्ष एयरपोर्ट से बाहर निकलकर अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। उसके पास जाकर पीछे से साक्षी ने हाय कहा। हर्ष भी अपने दोस्त को मिलने का बोलकर साक्षी की तरफ मुड़कर जवाब में हाय कहा। तुम दीदी जीजू के साथ नहीं गई? नहीं, वो क्या है ना, मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ चलूं, इसी बहाने तुमसे कुछ देर बात तो कर पाऊंगी। ठीक है, फिर चलो, कहकर दोनों गाड़ी की तरफ आ गए। कुछ ही देर में वो दोनों एक पार्क में आए। वहाँ और भी लोग थे जो हाथों में हाथ लेकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो कोई किसी की गोद में सर रखकर मीठी मीठी बातें कर रहा था। साक्षी और हर्ष एक बेंच पर आकर बैठ गए। उनमें कुछ ही दूरी पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। साक्षी हर्ष की बाह पकड़कर उसके कंधों पर सर रखते हुए बोली, हर्ष, बोलो, तुमने हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? क्या हम ऐसे ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? साक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम किसी और से शादी कर लो। साक्षी ने जब ये सुना तो वो आश्चर्य से हर्ष के चेहरे को देखने लगी। हर्ष का चेहरा एकदम गंभीर था। साक्षी गुस्से से खड़ी होकर बोली, ये तुम क्या कह रहे हो हर्ष? तुम होश में तो हो? क्या ये है कि किसी और से शादी कर लूं? उसकी आवाज़ सुनकर अगल बगल में जो लोग खड़े थे वो पलटकर उन दोनों को देखने लगे। हर्ष ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और अपने बगल में बैठाते हुए कहा, अरे तुम समझती क्यों नहीं, मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें नहीं दे पाऊंगा। साक्षी फिर से बिफर पड़ी। हर्ष, ये बेतुकी बातें बंद करो, वरना मैं बता रही हूँ तुम्हारा गला दबा दूंगी।
कहकर वो अपने चेहरे को हथेलियों में छुपाकर रोने लगी। हर्ष ने उसे गले लगाकर कहा, अरे पागल, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें किसी और को सौंप दूंगा? कभी नहीं। तुम मेरी हो और जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी। अब रोना बंद करो प्लीज। साक्षी रोते हुए बोली, तो फिर तुम ऐसी बातें ही क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। हर्ष, आई लव यू सो मच। हर्ष ने बड़े प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, लव यू टू बच्चा, अब मुस्कुरा दो प्लीज। तभी वहां से एक बच्चा गुजर रहा था। उसने देखा तो रुक गया। उसके पास गुलाब के 2-4 फूल थे। उसने कहा, भैया आप इन्हें ये फूल दे दीजिए, फिर ये हंसने लगेंगी और आपको पपी भी देंगी। दोनों ने उस बच्चे को हैरानी से देखा। बड़ा प्यारा और मासूम सा था। हर्ष ने उससे वो फूल लेकर साक्षी को दे दिया। साक्षी उस लड़के को देखकर मुस्कुरा दी। वो बच्चा भी मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। हर्ष, कितना प्यारा है ना वो। साक्षी ने एक शब्द में ही जवाब दिया। हर्ष ने देखा साक्षी उस गुलाब को देखे जा रही थी तो उसने कहा, वैसे उस बच्चे ने एक बात कही थी कि अगर मैं तुम्हें ये गुलाब दूं तो तुम मुझे पपी दोगी। साक्षी ने उसकी तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ देखने लगा। श्रद्धा, युवराज प्लेन में बैठे हुए थे। उसने जब युवराज को देखा तो वो सो चुका था और बार बार उसका सर दूसरी तरफ झुक रहा था, जिससे उसे परेशानी हो रही थी। श्रद्धा ने उसके सिर को अपने कंधे पर रख लिया, जिससे युवराज की नींद में कोई अड़चन ना आए और वो आराम से सो सके। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने युवराज के बालों में उंगलियां घुमाई और अपना फ़ोन निकालकर चेक करने लगी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब ये आंखें किस लिए फटी रह गई, ये तो 20वें यानी अंतिम भाग में ही देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ कमबख्त इश्क में।